व्यूअर्स का हमारे YouTube चैनल लर्न डीप में स्वागत है। आज हम लोग 1857 के क्रांति यानी 1857 का विद्रोह से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है उन सभी पे चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने कुछ प्रश्नों का हल देखा था, जिसमें हम लोगों ने मुख्यतः चर्चा किया था कि 1857 के क्रांति का स्टार्ट होने का क्या कारण था, क्या मुख्य कारण था, कुछ तत्कालिक कारण, कुछ अपरिणाम जो परिणाम हुए, उन सभी पे हम लोगों ने विस्तार से चर्चा किया था। जिसमें से हम लोगों ने जाना था कि एक कारण जो क्या था, किस तरह से 1857 की क्रांति का बिगुल बजता, क्या उसके पहले के क्या कारण थे, जो क्या किए धीरे धीरे सहते सहते जो थे वो उस समय आकर सब में गुस्सा फूटा था। तो वो सभी कारणों पे हम लोग चर्चा किए थे, जिसमें से मुख्य कुछ प्रश्न इससे जो बनते थे, जिसमें हम लोगों ने तत्कालिक कारण तय था। तत्कालिक कारण में यही मेन कारण था कि जिसमें चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया गया था, जो एक तरह से हिंदू और मुसलमान दोनों के धर्मों को ठेस पहुंचाने का काम किया था। जो उस तत्कालिक कारण था, एक मुख्य तत्कालिक कारण पूछता है, जिसमें आपको ऑप्शन में रहेगा सैनिकों का असंतोष, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। तो यह भी था मुख्य तत्कालिक कारण में कि जो ये सैनिकों को धर्म में हस्तक्षेप था, क्योंकि हमने देखा था उस टाइम एक अफवाह भी फैला था कि जो यूरोपीय सैनिक है भारतीय सैनिक को मारने आ रहे हैं, या फिर जो क्या है ब्रिटिशर्स है, ये यूरोपीय हैं, उनके द्वारा ब्रिटिशर्स के द्वारा क्या किया जा रहा है, धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। ये इस तरह की विचारधारा, इस तरह का उस समय अफवाह फैल गया था, है ना। तो वह भी एक कारण बना था। वही मंगल पांडे ना जब अपनी छावनी में बैठा हुआ रहता है, तो जैसे उसको ये पता चलता है कि क्या किया जा रहा है, जबरदस्ती लोगों का धर्म परिवर्तन यानी ईसाई बनाने की बात चल रहा है, तो यह भी एक उस समय का मुख्य तत्कालिक कारण में आता है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न बनता है। नेक्स्ट आज हम लोग देखेंगे 50 तक हम लोगों ने देख लिया था, 51 तक चर्चा करेंगे। 51 में करा निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। ऑप्शन में बी डी सावरकर है, आर सी मजूमदार है, बीजी तिलक, ऐसे से सभी पे चर्चा करते हैं। तो पहला ऑप्शन नंबर सी पे जाते, आर सी मजूमदार। इसकी चर्चा हम लोगों ने पहले ही कर लिया था कि आरसू मजूमदार कौन थे, जिन्हें भारत सरकार द्वारा क्या किया गया था, वह संपादकीय समिति के प्रमुख के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया था। और जब भारत सरकार ने भारत में स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को लिखने के लिए जब संपादकीय समिति का गठन किया था, तो उसके प्रमुख आरसी मजूमदार को बनाया जाता है। जब 1857 के क्रांति जब लिख रहे होते हैं, जब वहाँ पर टॉपिक आता है, तब क्या हो जाता है कि जो तत्कालीन जो शिक्षा मंत्री रहते हैं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के साथ क्या हो जाता है, उनके साथ मनमुटाव हो जाता है, जिसके कारण वो सरकारी नौकरी छोड़ देते हैं। उसके बाद यही 1857 जो क्रांति जो लिखने के लिए विषय आता है भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर, तो वो क्या करते हैं, बाद में इसका पब्लिकेशन 1997 ईस्वी में करते हैं। 1957 में, जिसमें उन्होंने आर सी मजूमदार के द्वारा कहा जाता है कि 1857 का क्रांति ना तो प्रथम क्रांति था, ना ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, ना ही राष्ट्रीय था। तो ये प्रश्न कभी कभी पूछता है कि यह उक्ति किनके द्वारा था, जिन्होंने कहा था कि ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम है, तो वह आर सी मजूमदार। अब इस प्रश्न का क्या होगा जवाब। इसने पूछा 1857 के विप्लव को प्रथम स्वतंत्रता युद्ध कहकर संबोधन किया था, ये कहे थे वी डी सावरकर। तो आइए वी डी सावरकर के बारे में जानते हैं। वी डी सावरकर मुख्यतः महाराष्ट्र से ही होते हैं, समाज सुधारक होते हैं। नासिक के निकट भागुर गांव में इनका जन्म होता है। उसके बाद ये क्या हो जाते हैं, 10 मई 1907 की बात है, जब यह क्या करते हैं, लंदन में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की स्वर्ण जयंती मनाते हैं। और वहीं पर उसी अवसर पर यह क्या करते हैं, वी डी सावरकर अपने ओजस्वी भाषण जो देते हैं, उसमें परिणाम मतलब प्रमाणों के साथ में वह 1857 के संग्राम को वह गदर नहीं अपितु क्या कहते, स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहकर उन्होंने संबोधन किया था। हालांकि आपको बता दें कि इस पर लिखने के लिए सावरकर जी का जन्म तो 1883 में हुआ। इससे स्पष्ट पता चल रहा है कि इस पर वो काफ़ी अध्ययन किए होंगे, काफ़ी साक्ष्यों को देखे होंगे, उसके बाद ही यह बात बोले होंगे। तो वह जो इंडियन हाउस लाइब्रेरी था, उसमें कई महीनों तक अध्ययन कर क्या किए थे, वह अपने पुस्तक को लिखे थे। हालांकि जब उनका पुस्तक जब वो तैयार हो जाता 1857 क्रांति, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, इनकी पुस्तक रहता है, क्या रहता है, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जो जून 1908 ईस्वी में, जो भाषा होता है वह शायद मराठी में इनको पहला भाषा में लॉन्च किया। तो उसके बाद फिर कई भाषाओं में होता है। आपको बता दें कि जब ये पुस्तक लिखा जाता है, उसके बाद इसका मुद्रण करने के लिए क्या होता है, मतलब कहीं अनुमति नहीं मिलता है। लंदन से लेकर पेरिस तक की कोशिश करते नहीं, फिर गुप्त रूप से हॉलैंड में उसका पब्लिकेशन करवाया जाता है। तो इस तरह से क्या किया गया था, बी डी सावरकर ने 1857 के क्रांति को वह क्या कहे थे, यह मतलब वो उन्होंने बताया था कि यह जो 1857 का संग्राम है वह गदर नहीं अपितु स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहकर संबोधन किया था। तो वी डी सावरकर हो जाएगा। फिर उनके बारे में पुस्तक भी हम लोगों ने देखा था, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जो 1908 ईस्वी में पब्लिश होता है जून को। नेक्स्ट प्रश्न है 52 में, किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह और बाद में राष्ट्रीय विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया, यह कथन किनका है।
आप याद करिए, अभी चर्चा किए थे आरसी मजूमदार का। ये आरसी मजूमदार वही होते हैं जो क्या होता है, जब भारत सरकार ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास लिखने के लिए जब संपादकीय समिति, यानी कि जो भारत सरकार के द्वारा जो क्या किया गया था, भारत के स्वतंत्रता संग्राम को इतिहास लिखने के लिए जब कहा गया था, तो उस समय संपादकीय समिति का जो प्रमुख सदस्य होते हैं वो बी.डी. सावरकर होते हैं। लेकिन क्या हो जाता है, जब जब ये सैनिक विद्रोह पर जब लिखने की बारी आती है सैनिक विद्रोह पर, तो उसमें तत्कालीन जो क्या होते हैं शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के साथ इनका क्या हो जाता है, मन मुटाव हो जाता है, जिसके कारण यह वहाँ से सरकारी नौकरी छोड़ देते हैं। अब उसके बाद जो सरकारी इतिहासकार है वह बनाया जाता है एस एन सेन को। तो अब हम लोग एस एन सेन के बारे में जानते हैं। तब एस एन सेन को बनाया जाता है, तब एस एन सेन क्या करते हैं, वही पुस्तक को 1857 लिखते हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि यह तो सैनिक विद्रोह के रूप में स्टार्ट हुआ, लेकिन अंततः क्या हो गया, यह जो राष्ट्रीय विद्रोह था वह स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया। तो ध्यान में दीजिएगा, जो 52 का सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा एस एन सेन। नेक्स्ट देख लीजिए 53 में, 53 में कह रहा है कि 1857 के विद्रोह को किसने ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति कहा था। वह कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया था कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है। अब याद करिए, जब क्या होते हैं, कार्ल मार्क्स एक दार्शनिक भी होते हैं, अर्थशास्त्र भी होते हैं, वह मुख्यतः जर्मनी के होते हैं। वह एक अखबार होता उसी टाइम जब 1857 की क्रांति 10 मई को जब मेरठ में स्टार्ट हुआ था 1857 में, उस समय का जो घटना था, उस घटना को सिलसिलेवार ढंग से कलकत्ता में, ये कलकत्ता नहीं लंदन में जो है कार्ल मार्क्स हैं, जो एक न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यून्स करके एक पत्रिका था, उस पत्रिका में सिलसिलेवार ढंग से उन्होंने पूरा लंदन से लेकर पेरिस तक उसको क्या किया था, एक सिलसिलेवार ढंग से प्रस्तुत किया था। जिसके मतलब जो साक्ष्य हैं वो एक कौन है, इतिहासकार हैं डॉक्टर अमित पाठक, जो मेरठ के हैं, वो अपने पास वहाँ का जो पब्लिश किया गया था उसको सुरक्षित रखे हुए हैं। तो वही कार्ल मार्क्स जो है, इन्होंने ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति कहकर संबोधन किया था। एस एन सेन क्या कहते, एस एन सेन ने बताया था कि किस तरह से ये क्या होता है, 1857 की जो क्रांति होता है वह क्या होता है, विद्रोह जो स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो जाता है। फिर आरसी मजूमदार क्या कहते, वह कहते 1857 की जो क्रांति है, यानी जो विद्रोह है, वह ना तो प्रथम था, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, ना ही राष्ट्रीय था। नेक्स्ट देखिए 3 में, सुमेलित करना है, इधर पुस्तक है और इधर लेखक है। ऑप्शन में पहला है जो पुस्तक है द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, तो यही है जो कार्ल मार्क्स, जब उन्होंने अभी चर्चा की, जो कार्ल मार्क्स हैं जो 1857 की क्रांति को न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यून्स में जो सिलसिलेवार ढंग से जो उन्होंने वहाँ तक लंदन में पूरी प्रसारित करने का जो काम किया था, उन्होंने बताया था किस तरह से जो भारतीय हैं वो अंग्रेज़ों का क्या कर रहे हैं, उखाड़ फेंकने का जो संयोजित संगठन बनाए, जो युद्ध किए, जो विद्रोह किए, उसका जो प्रचार किए। तो उसी समय कार्ल मार्क्स के द्वारा द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857-89 का उनके द्वारा पुस्तक लिखी गई। तो ध्यान में रखिएगा, इसके द्वारा बी.डी. सावरकर के द्वारा भी एक लिखा जाता है, लेकिन वहाँ पर द फर्स्ट नहीं, वह होता है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जो उन्होंने बताया था 1857 का जो संग्राम है वह अपितु गदर नहीं बल्कि वह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। तो ये हो जाएगा। फिर द कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट, सर सैयद अहमद का। याद करिए सर सैयद अहमद का, जिन्होंने हिंदुओं के उत्थान मुसलमानों के उत्थान के लिए काफ़ी काम किया। ये वही सर सैयद अहमद खां हैं जिनके द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाती है, बाद में यूनिवर्सिटी बनता है। पहले तो स्कूल कॉलेज इन्हीं के शासनकाल में 1863 में स्कूल बनता है और 1869 में शायद कॉलेज भी बनता है। हाँ सही होगा, 1867 में क्या बना, स्कूल खोला गया, फिर कॉलेज बना, क्योंकि उसमें अहम भूमिका निभाते हैं। बोला जाता है सर सैयद अहमद खां जब 1857 की क्रांति हुआ था तो काफ़ी करीब से उस क्रांति को देखे थे। उनकी माँ 7 दिन तक अस्तबल में छुपी हुई रही थी, अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को उस कत्ल में मरते हुए देखे थे। हालांकि इन पर एक आरोप लगाया जाता है कि 1857 का जो क्रांति हुआ था उनमें अंग्रेजों को ये फना दिए थे। तो बाकी बाद में इन्होंने बोला था कि मेरा वैसा कुछ मकसद नहीं था। तो बाद में क्या करते हैं, बाद में इनको प्रलोभन भी दिया जाता है कि आप ब्रिटिश की तरफ आ जाइए, एक अधिकारी को भी भेजा जाता है। लेकिन इन्होंने क्या किया, अपने देश के साथ, अपने जो कौम के साथ वह क्या किए, गद्दारी करने का काम नहीं किया। वो उस समय उनकी काफ़ी वो विचलित हुए थे और बाद में भारत में दूसरे कंट्री में जाकर बसने का योजना बना। लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर आज हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो मेरा कौम उत्थान पे नहीं पहुंचेगा। उसके बाद मुस्लिमों के सामाजिक, उसके बाद शैक्षणिक, उसके बाद सांस्कृतिक, इन सभी को ऊपर करने में, इन सभी को सुधार करने में उनकी काफ़ी अहम भूमिका रहती है। वो इंग्लैंड भी जाते हैं, इंग्लैंड में जाके जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी होता है उसको वो घूमते हैं, वहाँ पर जाकर काफ़ी उस चीज़ को समझते हैं किस तरह से यहाँ बनाया गया। उसी के तौर पर भारत में वो एक यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं, जो वही 1867 में कॉलेज, ये मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल स्कूल बनता है 1869 ईस्वी में।
फिर वो कॉलेज बनता है, कॉलेज 69 नहीं 75 में बनता है, क्योंकि वो 69 में तो शायद 70 में आते ही हैं, बनारस में आते हैं। उसके बाद वही वो स्पेक्टेटर और टेटलर करके दो पत्रिका से प्रभावित होते हैं, वो इंडिया में आके भी चलाते हैं, जो तहजीब उल अखलाक के नाम से आता है, जो बाद में आप देखेंगे कि गजट में मिल जाता है। तो इस तरह से सैयद अहमद खान, तो उन्हीं के द्वारा यह द कॉजेज ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस लिखा गया था, तो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आपको पता होना चाहिए जो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था, बाद में क्या किया था, यूनिवर्सिटी में भी बदल जाता है 1920 ईस्वी में। तो नेक्स्ट है 3 में द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस वी डी सावरकर। तो बिल्कुल सही बात है, हमने अभी देखा कि वी डी सावरकर के द्वारा कब 10 मई 1907 ईस्वी को, 1907 ही होता है ना, हाँ 1907 या 10 यही था। तो उसमें क्या किया जाता है 1907 ही में, जो क्या किया जाता है, उन्होंने इंडियन हाउस लंदन में प्रथम क्या करते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का स्वर्ण जयंती मनाते हैं। और उस अवसर पर विनायक सावरकर ने अपनी ओजस्वी भाषण में प्रमाणों सहित, यानी प्रमाण के साथ 1857 के क्रांति को गदर नहीं, मतलब 1857 के संग्राम को वह गदर नहीं बल्कि क्या कहें, भारत के स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहकर संबोधन किया था। तो ये हो जाएगा बी डी सावरकर के द्वारा द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसमें हम लोगों ने देखा था, जो इनकी प्रथम पुस्तक है द फर्स्ट वार द इंडियन इंडिपेंडेंस, मतलब वही है जो नामकरण है, आपको थोड़ा सा मिलेगा। जैसे यहाँ पर द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस है ना, तो यहाँ पर द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो किया गया था बी डी सावरकर के द्वारा, कहीं कहीं द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब वही है फर्स्ट या इंडियन, तो वही ने कहे थे। वो 1857 के क्रांति को उन्होंने संग्राम नहीं, अपितु क्या कहे थे कि यह स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम है। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस वी डी सावरकर के द्वारा, जो उनकी पुस्तक क्या की गई थी, कब पब्लिश हुई थी, 8 जून 1908 ईस्वी को, जिसमें हम लोगों ने देखा था उनका मुद्रण के लिए काफ़ी समस्या है। लंदन से पेरी तक कहीं भी मुद्रण नहीं किया गया, फिर गुप्त रूप से हॉलैंड में किया जाता है, उसके बाद फिर अन्य भाषाओं में किया जाता है, मराठी भाषा मूल रूप से होता है। फिर 1857 ये भारत सरकार के द्वारा क्या किया गया था, जो क्या किया गया था, भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम है जो लिखने के लिए, जिस तरह से पहले आर सी मजूमदार को बोला जाता है, फिर मनमुटाव के कारण जब वो त्यागपत्र दे देते हैं, फिर एस एन सेन को लिखा जाता है, जो एस एन सेन क्या लिखते हैं 1857 के क्रांति को उनके द्वारा लिखा जाता है, जिसमें हम लोगों ने देखा था किस तरह से उन्होंने बताया कि आरंभ में जो सैनिक विद्रोह था वह क्या हो गया, वह राष्ट्रीय, जो आरंभ में सैनिक विद्रोह के रूप में होता है, लेकिन जो लास्ट जाते जाते वह स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो जाता है। नेक्स्ट 54 के बाद 55 में आते हैं हम लोग। 55 में कह रहा है, जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह का दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे, कौन थे। तो याद करिए, जब हम लोग चर्चा किए थे कि 1857 के क्रांति का असफल होने का बहुत सारे कारण थे, तो कुछ कारणों पे हम लोगों ने चर्चा किया था। जिस कारण में पहला था कि अंग्रेज विद्रोह का, या जो भी कहिए स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन का समय पे स्टार्ट नहीं होना, 31 मई का लक्ष्य रखा गया था, उससे पहले हो गया। उसके बाद क्या देखा गया था, उसके बाद देखा गया कि इसमें सांप्रदायिक का खेल खेलने में भी अंग्रेज कुछ हद तक कायम रहता, हालांकि हिंदू मुस्लिम का तो सहयोग मिलता ही मिलता है। फिर देसी राजाओं का विदेशी मतलब देशद्रोही, जिसमें नाभा, पटियाला, अफगानिस्तान, नेपाली, ये सभी अंग्रेजों का सहयोग करते हैं, यह भी एक कारण देखा गया। उसके बाद क्या देखा गया कि संपूर्ण देश में प्रसारित ना होना, जिस तरह से संपूर्ण रूप से पंजाब में, दक्षिण भारत में बिल्कुल नहीं प्रसारित नहीं होना, यह भी कारण रहा। तो उसी में से जब हम लोगों ने देखा था सांप्रदायिकता का खेल में, हम लोगों ने देखा था कि 1857 के क्रांति के दौरान अंग्रेज सरकार हिंदुओं मुसलमानों को लड़ाने में तो सफल नहीं होती है, परंतु आंशिक रूप से कुछ सांप्रदायिकता का खेल खेलने में वो जरूर कामयाब होती है। जिसमें आपको पता होगा कि उस समय अंग्रेजी सरकार जो है सिख, गोरखा और पठान, यानी जो सिख, गोरखा और ये हो गया मराठा, इन सभी को क्या करता है, बहादुर शाह के खिलाफ भड़का देता है। और वह कहता है कि अगर बहादुर शाह के पास सत्ता चला गया तो क्या हो जाएगा, हिंदुओं और सिखों को फिर से अत्याचार किया जाएगा। और इसी समय एक कांड होता है कि जो अंग्रेजों के द्वारा गलत अफवाह फरमान फैला दिया जाता है कि अगर बहादुर शाह जफर क्या करते हैं, शासक बन जाते हैं, तो क्या किया जाएगा, सिखों और हिंदुओं को कत्लेआम कर दिया जाएगा। ठीक, हालांकि झूठी खबर वहाँ फैलाया जाता है पंजाब में। तो वही कारण अंग्रेजों का सहयोग करने वाला तो वही सब लोग जो भड़का दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, तो वह सिख, गोरखा और पठान, जो आपके बाद में आगे पढ़ेंगे कि जब 1857 की क्रांति समाप्त होता है तो सैनिकों का जो क्या है, जो मतलब बहाली लिया जाता है, पहले तो यूपी बंगाल से ज़्यादा होते थे, लेकिन बाद में इन सब से गठन किया जाता। तो 1 2 3 तीनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए 56 में, 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की। देखिए बात सही है कि अभी हम लोग चर्चा किए थे कि 1857 के असफल होने के कुछ कारण थे, जिस कारण में हम लोगों ने पहला देखा कि क्रांति का समय पे स्टार्ट नहीं होना। दूसरा हम लोगों ने क्या देखा कि देसी राजाओं का देशद्रोह रुख, जिसमें से नाभा, पटियाला,
नेपाल, ये सभी अंग्रेजों की तरफ थे। उसके बाद सांप्रदायिकता का खेल, जिसमें मतलब पूर्ण रूप से तो नहीं कहिए कि अंग्रेज सांप्रदायिकता का खेल खेल पाया, क्योंकि उसमें हिंदू मुस्लिम का एकता देखने को मिला, लेकिन आंशिक रूप से जरूर खेल लिया, जिसमें से सिखों, मराठों और ये गोरखाओं को क्या कर दिया गया, बहादुर शाह के खिलाफ भड़का दिया गया कि अगर बहादुर शाह फिर से सरकार सत्ता में आई तो हिंदुओं और सिखों पर अत्याचार किया जाएगा। तथा एक झूठी खबर भी उस समय फैला दी गई थी कि अगर क्या हो जाएगा कि बहादुर शाह का सरकार आ जाएगा तो सिखों और ये हिंदुओं का कत्लेआम कर दिया जाएगा, यानी वध कर दिया जाएगा। वह भी एक कारण रहा। तो इस तरह से इन सभी को कारणों फिर हम लोगों ने उसके बाद और देखा संपूर्ण देश में इसका प्रसारण ना हो पाना, जिसमें से हम लोगों ने देखा था कहाँ कहाँ, मुख्यतः दक्षिण भारत में बिल्कुल नहीं हो पाना, उसके बाद संपूर्ण पंजाब में नहीं होना था, ये सभी भी कारण था। तो उसी में से कहा कि मदद नहीं की थी। तो कुछ शासक था, तो जिससे कश्मीर के शासक भी क्या किए थे, वह 1857 के विद्रोह में भारतीय नरेशों का सहयोग ना करके अंग्रेज को किए थे, ब्रिटिश सरकार की सहायता किए थे। सतलज के पार भी, जिसमें अफगानिस्तान भी देख लिए, ग्वालियर सिंधिया, ये तीनों जो राज्य हैं वो क्या किए थे, अंग्रेज का सहायता की। लेकिन मेवाड़ जो है वह अंग्रेज का सहायता नहीं किए थे। तो ध्यान में रखिएगा। एक और भी प्रश्न बनता है इस तरह का कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा क्या था, राज्य था, क्षेत्र था जो क्या क्या 1857 के क्रांति से ही मतलब भाग नहीं लिया। तो ये था, चित्तौड़ था, उससे दूर रहा था, मतलब तटस्थ पर रहा था। नेक्स्ट देख लिया 57 में, अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही। बिल्कुल सही बात है। अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। यह भी सही बात है कि बहुत सारे नेता विद्रोह के समय किसी को फांसी लटका दिया गया, किसी की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। तो निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी दी गई? आइए ऑप्शन को देखते हैं, क्या करा ऑप्शन। पहला है कुंवर सिंह, याद करिए कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह, जिन्होंने बिहार के जगदीशपुर से नेतृत्व किया था। किस तरह से जब दानापुर में क्रांति, जब वो सैनिक विद्रोह करते हैं तो उसके बाद वो आरा पहुंचते हैं गंगा को पार करके, फिर वहाँ पर किनका सहयोग मिलता है, वीर कुंवर सिंह का सहयोग मिलता है। फिर हम लोगों ने देखा था किस तरह से ड्यूक उनका पीछा करते हुए वहाँ पर गंगा नदी पर जाता है, फिर वो उस तरह से चकमा देते हुए अंग्रेजों को पार करते हैं। फिर एक गोली लगता है, फिर वो हाथ काट कर गंगा मैया को समर्पित कर देते हैं। एक हाथ से हुआ कितना इतना बुर्बक। आप इनका एक ब्रिटिश शासक ह्यूज है, ह्यूज जी, इनकी साहस को देखकर उनको यह कहना पड़ गया था कि एक बूढ़े राजपूत अद्भुत वीरता प्रदर्शन किया अंग्रेजों के विरुद्ध। तो ये थे, ऐसे थे वीर कुंवर सिंह, जिन्होंने 23 मतलब इनकी मृत्यु 26 अप्रैल को होता। 23 अप्रैल को जो जगदीशपुर में झंडा था अंग्रेजों का, उस झंडा को उतार कर, और लहलुहान थे उस समय, घायल भी थे, उतार कर भारतीय झंडा लगाकर फिर उसके बाद 26 अप्रैल को जाकर वो क्या हुए थे, शहीद हुए थे। कौन? ये थे वीर कुंवर सिंह 1858 को। तो ये तो उसी टाइम हो गए थे। नाना साहब की बात कर ली जाए, चलिए नाना साहब की बात कर जाए तो नेता को बाद में फांसी दिया गया था। देखिए नाना साहब क्या हो गए थे, नाना साहब याद करिए बाद में फांसी के साथ नाना साहब जब क्या हो जाता है, बीबी गिरी का कांड होता है, अजीमुल्ला शाह को ये नियुक्त करता है। यूँ तो बहादुर शाह पेशवा करता है अजीमुल्ला खान को। नाना साहब क्या करते हैं, ये कानपुर से नेतृत्व करते हैं और सैनिक का नेतृत्व तात्या टोपे को देते हैं। तो तात्या टोपे मुख्य रूप से इलाहाबाद और कालपी को बचाने में भी कामयाब होता है, कानपुर से युद्ध को हार जाता है। तो इस तरह से ये क्या था, तो तात्या टोपे को भी बाद में क्या कर दिया जाता है, पकड़ कर फांसी दे दिया जाता है ना। फिर बहादुर शाह जफर की बात की जाए तो मतलब किस नेता को बाद में फांसी दे दिया गया था, तो कुंवर सिंह तो मारे जाते हैं, मतलब मर गए। नाना साहब भी वहाँ से निकल कर कहाँ नेपाल चले जाते, बोला जाता है कि इनको बुखार हो गया था उसके कारण में। तो बहादुर शाह जफर को भी वहाँ से पकड़ कर रंगून। लेकिन तात्या टोपे ऐसे व्यक्ति थे जिनको बाद में जब वहाँ से बच कर निकल जाते हैं, याद करिए तात्या टोपे कहाँ से, जब झांसी की रानी का सहयोग करने के लिए 20,000 सैनिकों के साथ वह झांसी भेजते हैं, तो उसमें तो जीत जाते हैं ह्यूरेज के विरुद्ध। फिर वो कालपी आते हैं, कालपी में जैसे ही पता चल जाता है कि वो कालपी पहुंचा हुआ है, कौन, ये तात्या टोपे और झांसी, तो वहाँ पर हमला करते हैं, यहाँ पर हार जाते हैं। फिर वो ग्वालियर जाते हैं, ग्वालियर में वहाँ के क्या करते हैं, जो मतलब वहाँ का जो ये होता है, क्या बोलिए उसको, खजाना होता है, उस खजाना को लूटते हैं और अपने सैनिकों को वेतन देते हैं और इस तरह से ग्वालियर में काम करते हैं। उसके बाद फिर यहाँ भी पता चल जाता है यूरोप के, यहाँ भी हमला करता है और यहाँ पर ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के विरुद्ध वीरतापूर्वक लड़ती हुई वीर गति को प्राप्त हो जाती है। और उसके बाद जैसे ही प्राप्त होती है तो वहाँ पर जो युद्ध का मैदान था बिल्कुल मतलब उसके बाद बदल जाता है सब वहाँ का नज़ारा। उसके बाद तात्या टोपे वहाँ से निकल के चले जाते हैं नेपाल, नेपाल नहीं कहिए, तात्या टोपे निकल के वहाँ गुजरात, गुजरात के बाद इस तरह से घाटियों लास्ट में ग्वालियर की घाटी में वो मिलेंगे। तो फिर वहीं के जंगलों में वहाँ का मान सिंह होता है, एक दोस्त होता है उनका बनता है, वही अंग्रेजों को गुप्त सूचना देता है। तो प्रश्न इससे भी बनता है कि निम्नलिखित में से कौन ऐसा है जिसको मित्र ने धोखा दिया, अंग्रेजों द्वारा बंदी बना लिया गया, तो वही तात्या टोपे। तो वही करा फांसी के साथ, तो तात्या टोपे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहादुर शाह जफर को तो आपको पता ही होगा, बहादुर शाह जफर को जब ये हडसन और निकलसन के जो होता है, निकलसन जब दिल्ली का नेतृत्व कर रहा था तो निकलसन का तो युद्ध में मृत्यु हो जाता है।
लाहौरी गेट के पास, है ना। उसके बाद हडसन संभालता है, तो ये हडसन बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे के पास इसको पकड़ता है और कैद कर उसको रंगून भेजता है। दोनों बेटों को वहाँ पर उसको मृत्यु भेज जाती है, मार दिया जाता है। तो ये था, इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब तात्या टोपे हो जाएगा, जो उन्हीं के मित्र के द्वारा, मानसी के द्वारा वह क्या कर दिया जाता है, सैनिकों को गुप्त सूचना दे दिया जाता है अंग्रेजों को, और अंग्रेज उन्हें पकड़ कर क्या करते हैं, फांसी दे देते हैं। फांसी लगभग वही 1859 ईस्वी में पड़ जाता है, 28 अप्रैल को। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, 58 में किसे 1857 के विद्रोह का सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा गया है। देखिए ऑप्शन देखिए, सभी ऑप्शन कमजोर कड़ी के रूप में, तो कमजोर कड़ी के रूप में बहादुर शाह को ही देखा गया था, क्योंकि 80 वर्ष की अवस्था में, क्योंकि एक अच्छे नेतृत्वकर्ता की जरूरत है, वो बूढ़े थे, शायद वो अगर उससे कम होते, अगर अच्छे नेतृत्वकर्ता होते तो ये विद्रोह का परिणाम कुछ और होता। हमने क्या देखा 1857 के क्रांति में, हमने महत्वपूर्ण देखा कि केंद्रीय संगठन का कमी था। अगर केंद्रीय संगठन अच्छा होता तो विद्रोह का परिणाम कुछ और होता। जैसे बाद में देखिए भारत आज़ाद होता है, जिसमें महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया जाता है, सहयोग आंदोलन चलाया जाता है, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन चलता है, भारत छोड़ो आंदोलन, जो काफ़ी व्याप्त तक क्या करता है, अंग्रेजों को झुकाने में कामयाब होता है। 14 सूत्री की मांग में देख लीजिए आप किस तरह से अंग्रेजों को झुकना पड़ता है ना। तो इस तरह से मतलब अगर केंद्रीय संगठन अच्छा होता तो इसका परिणाम कुछ, तो वो भी कमी देखने को मिला, जिसमें से बहादुर शाह जफर का भी अहम योगदान था, है ना, क्योंकि वो बूढ़ा थे। तो वही कमजोर कड़ी के रूप में बहादुर शाह जफर को देखा। बाकी नाना साहब तो अपने क्षेत्र से ही वो वीरतापूर्वक लड़े ही लड़े। नेक्स्ट देखिए 1857 के विद्रोह का सफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को किसने गिरफ्तार याद करिए, वह किए थे, ये कौन बोलता है, हडसन किए थे। तो ऑप्शन में हडसन है, तो देख लीजिए ऑप्शन में ग्वालियर में लेफ्टिनेंट हडसन की हुमायूं के कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन, तो इस दोनों ऑप्शन में ऑप्शन डी होगा, हुमायूं के कब्र के पास लेफ्टिनेंट। आइए समझते हैं किस परिस्थिति में इनको कैद किया गया। क्या होता है कि निकलसन क्या होता है, दिल्ली का नेतृत्व कर रहा होता है, वो सैनिक वो लगभग वो दबाने में कामयाबी हो गया था कि लाहौरी गेट दिल्ली में क्या हो जाता है कि पीछे से उसके माथे में 2-3 गोली मार दिया जाता है, और गोली मारने वाले जो होता है वो शूटर होता है। तो काफ़ी उसकी चर्चा होती है, क्योंकि पीछे से वार किया जाता है और वहाँ पर निकलसन की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद वो अस्पताल तो उसको लेके जाया जाता है, लेकिन बचा नहीं पाया जाता, डेड ही हो जाता है वो। इस तरह से होता। उसके बाद वो उसका नेतृत्व हडसन संभालता है। जब हडसन संभालते हुए क्या करता है, विद्रोह को दबाने में सफल हो जाता है। फिर बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे के पास में उसको वह कैद करता है, और उसके बाद उनके दोनों जो पुत्र होता है, उनके बेटों को वहीं पर हत्या कर दी जाती है, मार दिया जाता है। तो इस तरह से हुमायूं के कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन के द्वारा हो जाएगा। नेक्स्ट देख लिया 60 में 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित किया गया था। तो आपको पता होना चाहिए, जब 1857 के क्रांति में जब हडसन के द्वारा हुमायूं के मकबरे के पास उनको कैद कर दिया था, तो वहाँ से रंगून भेज दिया जाता। और आपको यह भी मालूम होना चाहिए, फिर 1962 ईस्वी में 7 नवंबर को सुबह 5 बजे उनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि एक बहुत बड़े शायर के रूप में भी किनको जाना जाता है, बहादुर शाह द्वितीय। क्योंकि आपको पता होगा जब वो जेल में थे तो वह अंग्रेजों से कलम की मांग किए थे, कलम नहीं दी तो माचिस की तिलियों से उन्होंने शायर लिखा था। काफ़ी अच्छे अच्छे शायर उन्होंने लिखे थे। इससे पहले भी मोहम्मद शाह के द्वितीय की कुछ उल्लेख हुआ है, जब हम लोग उत्तर वैदिक काल में देखे थे, तो उत्तर मुगल काल देखे थे, तो उसमें चर्चा हुई थी इसकी। तो इस तरह से उनकी मृत्यु होता, बोला जाता है कि जब इनकी मृत्यु हुई तो कोई भी तामझाम नहीं किया गया था, ना ही इन पर कब्र बनाने के लिए दिया गया था। वो 1994 ईस्वी में उनकी मृत्यु के बाद वहाँ पर कब्र बना। तो सोच लीजिए मतलब इस तरह से उनको क्या कर दिया, कोई भी तामझाम नहीं देना चाहता था अंग्रेज, बिल्कुल प्लेन कर दिया गया था दफनाने के बाद। वहीं जेल के बाहर एक छोटा सा है, वहीं पर दफनाया गया था। 61 में देख लीजिए, वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसने 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देखिए सभी दबाया था, आउट्रम भी दबाया था, चार्ल्स नेपियर भी, हैवलॉक भी और कैंपेल भी, लेकिन जो अहम भूमिका कैंपेल रहता, क्योंकि आपको पता होगा कैंपेल जो है वह नेतृत्व लखनऊ का कर रहा होता है। जब लखनऊ का कैंपेल नेतृत्व कर रहा होता है, तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि उससे पहले वो कानपुर में भी अहम योगदान देता। तो ये दोनों जगह को कंट्रोल करने में इसका अहम भूमिका रहता है। और हैवलॉक को तो पता होगा यह कहाँ कर रहा था, हैवलॉक कानपुर का कर रहा था, लेकिन कानपुर में करने के दौरान भी इसकी मृत्यु हो जाती है। आपको पता होगा कि यह कानपुर पर लखनऊ पर आक्रमण करने के विरुद्ध मतलब 3 बार आक्रमण करने के लिए सोचा, लेकिन 2 बार पीछे हटना पड़ा, क्योंकि वो जो युद्ध था उसका बीमारियाँ था, उसके कारण काफ़ी भयभीत था, है ना। फिर भी वो गया, उसके बाद फिर तो वहाँ छेक लिया जाता है अन्य विद्रोहियों के द्वारा। फिर वही लगभग 1858 का ही है, 24 सितंबर को इनकी मृत्यु हो जाती है। और इसकी मृत्यु खबर 2-3 माह बाद जनवरी में पहुंचता है दिल्ली, वहाँ लंदन। तो इस तरह हैवलॉक हुआ था। तो सबसे अहम भूमिका कैंपेल। और देखिए आउट्रम और चार्ल्स नेपियर की जैसे याद आती तो कहानी याद करिए, 1839 से लेकर 42 तक जब आंग्ल अफगान युद्ध होता तो उसमें इसकी योगदान यहाँ पर उसकी चर्चा होती है आउट्रम की। क्योंकि आपको पता होगा एलन बरो उस समय होता है, गवर्नर होता है। तो एलन बरो के नेतृत्व में क्या कहता है, पहले तो सिंध भेजा जाता आउट्रम को, फिर आउट्रम ईमानदार होने के कारण आउट्रम को बुला लिया जाता, फिर चार्ल्स नेपियर को भेजा जाता ताकि उस पर क्या कर सके, वह वहाँ पर
आरोप लगा सके कुशासन का, तो वही चाल से निपट जाता और उस तरह से वहाँ के लोग मतलब कुशासन का आरोप लगाकर उसके अधीन में सिंध को 1843 में ले लेता। तो चर्चा उसकी वहाँ हुई है दोनों का, इसलिए वो याद आ गया। ध्यान में रखिए कैंपबेल और हैवलॉक अगर पूछा जाए व्यक्तिगत रूप से मतलब अलग कर तो वो उसका नेतृत्व कौन और कहाँ किए थे, तो हैवलॉक किए थे, कानपुर का किए थे, और कैंपबेल हो जाएगा वो हो जाएगा लखनऊ का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान 1857 के विद्रोह का अछूता रहा। तो वह कौन सा स्थान था जो अछूता रहा, तो देखिए अवध है ऑप्शन, उसके बाद मद्रास है, उसके बाद पूर्वी पंजाब है, मध्य प्रदेश है, तो कौन अछूता रहा, तो वह अछूता रहा था मद्रास। मद्रास में फैला ही नहीं था, दक्षिण भारत में गए ना, पूर्वी पंजाब में तो कुछ था, हाँ पूर्ण पंजाब में नहीं था लेकिन पूरे पंजाब में नहीं था लेकिन पूर्वी पंजाब तक में था। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मद्रास होगा, क्योंकि हम लोगों ने देखा था जब 1857 की क्रांति का सफल का कारण था, तो वह हम लोगों ने देखा था कि संपूर्ण भारत में प्रसारित ना हो पाना, जिसमें दक्षिण भारत में बिल्कुल नहीं आया, तो मद्रास तो दक्षिण भारत में ही। नेक्स्ट देख लीजिए 63 में किसकी वीरता के से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा कि भारतीय क्रांति में अकेली मर्द है। याद करिए ह्यूरोज, जब क्या होता है, जब यहाँ झांसी में तात्या टोपे झांसी में क्या करता है, 20,000 सैनिकों के साथ झांसी की रानी को सहयोग करने के लिए भेजता है, क्योंकि उस समय झांसी में ह्यूरोज आक्रमण कर देता। तो इस युद्ध में ह्यूरोज के विरुद्ध तो झांसी की रानी की विजय होती है। उसके बाद तात्या टोपे और झांसी की रानी दोनों कालपी पहुंच जाते हैं, कालपी कर रहे हैं ये कहिए वहाँ से ग्वालियर से ये झांसी से पहुंच जाते हैं, ये कालपी पहुंच जाते हैं। हाँ सही है, कालपी है, कालपी पहुंच जाता है। कालपी में क्या हो जाता है पता चलता है अंग्रेज को, तो फिर वो ह्यूरोज हमला कर देता है ना, तो वहाँ पर तो हार जाता है। उसके बाद वो ग्वालियर जाते, फिर ग्वालियर में वो जो शाही जो खजाना था उसको लूटते हैं। उसके बाद कौन, तात्या टोपे अपने सैनिकों को वेतन देते हैं, और इस तरह से फिर वहाँ पे भी ह्यूरोज आक्रमण कर देता है। और उस युद्ध के मैदान में जो रानी लक्ष्मीबाई होती है वह अंग्रेजों का वीरतापूर्वक सामना करती है, और यही युद्ध में वो वीरगति को प्राप्त हो जाती है। और जैसे ही रानी लक्ष्मीबाई की मौत होती है, युद्ध का मैदान बिल्कुल बदल जाता है। उसके बाद तात्या टोपे वहाँ से निकल कर चले जाते हैं, वहाँ से राजपूताना निकल जाते हैं, गुजरात निकल जाते हैं, फिर लास्ट में देखिए ग्वालियर के जंगल में वो मिलते हैं। तो इस तरह से हो जाएगा। वह कौन कहा था, ह्यूरोज कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में अकेली मर्द है। 64 में देख लिए 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित करता है। अब 1857 की क्रांति का जो चिन्ह रखा गया था वो कमल और रोटी रखा गया था, तो ध्यान में रखिएगा कमल और चपाती वही हो जाएगा, रोटी भी कहीं लिखे मिल जाएगा। 1857 के विद्रोह में कौन कौन नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ाने पर नेपाल भाग गए थे। बात याद करिए, नाना साहब बीबी गिरी कांड होता, अजीमुल्ला के साथ निकल जाते हैं। बेगम हजरत महल बाजिद अली शाह की पत्नी होती है। जो क्या होता, बाजिद अली शाह की मृत्यु हो जाता, आकस्मिक मृत्यु हो जाता, फिर उनका जो बेटा रहता वह भी मृत्यु हो जाता। उसके बाद एक बच्चे को गोद लेते हैं। जब ये गोद लेते हैं तो ये किसको मंजूर नहीं होता, अंग्रेजों को मंजूर नहीं होता। उसके विरुद्ध ये युद्ध होता है बेगम हजरत महल। तो उसके बाद वो हारने के बाद बेगम हजरत भी लखनऊ छोड़ के निकल जाती है वहाँ नेपाल। खान बहादुर खां के साथ भी हुआ था। खान बहादुर खां का जो अंतिम युद्ध होता है, जो वो कहाँ होता है, खान बहादुर शाह का ये जगह होता है, देखिए ना, नेटियर करके कोई बांध होता है वो मतलब उस समय ये 6 अप्रैल 1858 ईस्वी को वो अंतिम बार वो अंग्रेजों से सामना करते हैं। क्योंकि क्या हो जाता है ना, उस समय लखनऊ पर लखनऊ पर आक्रमण हो जाता है अंग्रेजों का। उसके बाद फिर वहाँ से तो वो निकल ही जाते हैं, नाना साहब भी वहाँ पे चले आते हैं, तो फिर वो क्या हो जाता है उसके बाद ये भी खान बहादुर खां भी वहाँ से निकल जाता। तो ध्यान में रखिएगा तीनों हो जाएगा ऑप्शन ए बी सी। 64 के बाद हम लोग 65 में आते हैं। चलिए 65 में कह रहा 1865 का तो हो ही गया कि दमन चक्र पर नेपाल भाग गए थे नाना साहब, बेगम हजरत महल और खान बहादुर खां भी। अजीमुल्ला खां भी आ जाता, अगर अजीमुल्ला खां होता तो होता, क्योंकि अजीमुल्ला खां को आगे चर्चा पहले चर्चा हुई है अजीमुल्ला खां की, है ना, कि किस तरह से वो क्या आता है, वो नाना साहब के ये बाजीराव द्वितीय होता है ना, बाजीराव द्वितीय को जो उसका पेंशन बंद कर दिया जाता है, तो उसके विरोध में वो क्या करता है, अजीमुल्ला खां को इंग्लैंड भेजता है। नेक्स्ट 66 में देख लीजिए निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह पर अंग्रेजों के साथ षड्यंत्र का आरोप लगाया था। वह कौन थे, वह थे ऑप्शन नंबर 1 जीतन महल। जीतन महल कौन थे, बहादुर शाह जफर की पत्नी होती है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो मतलब आरोप लगाता है, ऐसा तो था नहीं, है ना, वो काफ़ी, क्योंकि वो सहयोग करती है वहाँ से, वो अपने बेटे को अलग होकर वो अपने बेटे को दिलाना चाहती है, लेकिन लास्ट में जब बहादुर शाह मिलते हैं तो उनकी मृत्यु होती है। तो ही जीतन महल जो कौन थे, बहादुर शाह जफर की पत्नी होती है। नेक्स्ट देख लीजिए 67 में। चलिए 67 अच्छा है। अपदस्थ शासनकाल के आंदोलन और वर्ष। देखिए ये कुछ अपदस्थ शासकों का आंदोलन है
और वो वर्ष दिया गया है, काफ़ी अच्छा। पहला खुर्दा या उड़ीसा का पाइक विद्रोह में हम लोग चर्चा किए थे। पाइक विद्रोह हालांकि वह भी क्या होता है, जो अंग्रेजों के जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शोषक नीतियाँ होती हैं उसी के विरुद्ध एक 1817-18 में भी होता है। तो एक 4-6 में क्या हुआ था, इसे थोड़ा आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे कि इस समय क्या होता है परिस्थिति। नेक्स्ट है त्रावणकोर के दीवान बेलूपंथी का विद्रोह। जो त्रावणकोर के दीवान बेलूपंथी होते हैं उसका विद्रोह कब होता है, 1808 से 1819। अब आ जाइए त्रावणकोर के बेलूपंथी क्यों विद्रोह करते हैं। ये त्रावणकोर है जो बेलेजली के जो सहायक नीति होता है, याद करिए बेलेजली की सहायक नीति जो 1798 ईस्वी में था। इस बेलेजली की सहायक नीति में क्या था, उसमें नीति जो बनाया गया था वह मुख्य रूप से जो अंग्रेजों का साम्राज्य उसको बड़ा करने के लिए, यानी उसके अधिकार क्षेत्र को बड़ा करने के लिए उसमें क्या होता है, बेलेजली का सहायक नीति काफ़ी योगदान रहता है। उस सहायक नीति के तहत उसमें कहा गया था कि कंपनी के राजाओं को प्रत्येक प्रकार से शत्रुओं की रक्षा करे, यानी जो कंपनी के राजाओं को प्रत्येक प्रकार से शत्रुओं से रक्षा करेगी। उसके बाद भारतीय राजाओं को विदेशी संबंध कंपनी के अधीन होंगे, यही था सहायक संधि के तहत। उसके बाद बड़े राजाओं के अधीन अपने यहाँ एक ऐसी सेना रखनी होगी जो अंग्रेजी कमान के अधिकारी होते हों, तो उस रखनी होगी। मतलब ये कहा गया था कि अगर भारतीय राजाओं को शत्रुओं से रक्षा किया जाएगा तो उसके बदले में आर्थिक सहायता अंग्रेजों को, भारतीय राजाओं को देना पड़ेगा। वही था, इस तरह से था, जिसमें से यह भी था कि विदेश नीति वो क्या होगा, वह अंग्रेजों के अधीन यानी कंपनी के अधीन होगा। आप कोई भी विदेश नीति नहीं अपना सकता भारतीय राजा। उसके बाद ये भी कहा था कंपनी प्रत्येक प्रकार से शत्रुओं की रक्षा करेगी, उसके बदले में आर्थिक सहायता देना होगा। तो इस तरह से बेलेजली की सहायक संधि में पहले पहले क्या होता है, हैदराबाद के निजाम आते हैं, हैदराबाद कर्नाटक के, फिर मैसूर के राजा आते हैं। इस तरह से लगभग सभी जो क्या होते हैं वो मतलब सबसे पहला जो होता है वही हैदराबाद का निजाम होता है जो सहायक संधि को अपनाता है। उसके बाद अवध के नवाब, फिर मैसूर के राजा तो 1799 ईस्वी में होते हैं और अवध का 1801 ईस्वी में होता है। तो इस तरह से ये था। उसी के जो सहायक संधि था त्रावणकोर के जो दीवान बेलूपंथी, उससे वो काफ़ी अपदस्थ था, काफ़ी त्रास था। तो वो बेलूपंथी 1808 ईस्वी में फ्रांस और अंग्रेज से भी सहयोग करने की बात 1808 में करता है। लेकिन फिर अंततः वो क्या होता है, उसके नीतियों से परेशान होकर, अति शक्ति से बहुत ज़्यादा परेशान होकर 1809 ईस्वी में बेलूरपंथी आत्महत्या कर लेता है और उसके बाद विद्रोह का दबा दिया जाता है। किट्टूर के शासक मैसूर की विधवा किट्टूर चेन्नम्मा। अब रानी चेन्नम्मा के बारे में पढ़िए, चेन्नप्पा के बारे में। चेन्नम्मा क्या थी चेन्नप्पा, यह बात है 1873 में इसका जन्म होता है, 1824 में। चेन्नप्पा क्या होती है, यह उस समय स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही घुड़सवार, तलवारबाजी इसमें काफ़ी निपुण रहती है। उनका विवाह कर्नाटक के जो होते हैं वो राजा होते हैं, मल्ला राज से भी हो जाती है। मल्ला राज की भी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो एक पुत्र होता है उस पुत्र की भी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद एक पुत्र को अपनाते हैं और उस समय गोद निषेध नीति अंग्रेजों के द्वारा क्या क्या था, बैन लगाया हुआ था कि कोई भी भारतीय शासक अगर दत्तककारी पुत्र लेगा तो वो मान्य होगा, उसका मतलब उत्तराधिकारी नहीं होगा। तो इस तरह उसका विरोध करता। फिर इस पर विरोध में क्या होता है, रानी चेन्नप्पा अंग्रेजों से वीरतापूर्वक सामना करती। बोला जाता है उसी समय में, मतलब सबसे पहले भारतीयों से अगर वीरतापूर्वक अगर कोई नींव रखी है तो वही है रानी चेन्नप्पा, जो 1828 ईस्वी में, हालांकि बाद में तो इनको कैद कर लिया जाता, हार जाती है। उसके बाद फिर इनका मृत्यु हो जाता है 1829 या 39 में ही है। तो ये हो जाएगा। इसीलिए उनको मैसूर का शासक की विधवा और किट्टूर चेन्नप्पा कहा गया है, क्योंकि वो राजा से उनकी जो शादी हुई थी वो कहाँ के थे, वो कर्नाटक के थे। आपको पता होना चाहिए, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में भी 22 से 24 अप्रैल के बीच किट्टूर उत्सव भी मनाया जाता है इन्हीं की याद में। अब एक प्रश्न और देख लिए, गंजाम के जमींदार धनंजय राजा का विद्रोह। ये देखिए, जो गंजाम के धनराज होते हैं ये भी ब्रिटिश नीतियों से काफ़ी गुस्साए हुए रहते हैं। उसी के विरुद्ध ये गुमसार में, मतलब उसमें क्या होता है, ब्रिटिश लगान बढ़ा देता है और उस लगान को देने के लिए मना करते हैं, बकाया को माफ़ करने के लिए लगान को बात चलती है, लेकिन ऐसा होता नहीं। उसी के विरुद्ध विद्रोह हो जाता है। 1835 के अंत में धनंजय की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद आम जनता इस विद्रोह को क्या करता है, जारी रखता है, लेकिन फिर विद्रोह को अंततः दबा दिया जाता है। नेक्स्ट देख लीजिएगा, 68 में कह रहा अपदस्थ शासकों पर आश्रित का विद्रोह। अब अपदस्थ शासक के आश्रितों पर, अब रामोसी, गडकरी, ये सभी अपदस्थ शासक थे, उस पर जो विद्रोह हुआ था कब हुआ था। देखिए रामोसी कौन थे, याद करिए। रामोसी हम लोग पहले भी चर्चा किए हैं। जो क्या होते, मराठा के जो सैनिक थे, जो पैदल सैनिक थे, तो वह रामोसी ही कहलाते थे। तो वही रामोसी क्या हो गया, जब मराठों पर अंग्रेजों का विजय हो गया, तब अंग्रेज मराठा क्या हो गए, मराठों के अधिकार क्षेत्र अंग्रेज में आ गए। तब ये जो रामोसी थे वह बेरोजगार हो गए, क्योंकि वहाँ पैदल वो सैनिक होते थे। अब ये बेरोजगार हो जाने के कारण अकाल के समय में भी इनसे कर, टैक्स, जमीनों पर लगान कर दिया। इसके कारण आप देखेंगे कि इनके नेतृत्व में, उमा जी के नेतृत्व में एक विद्रोह होता है 1822 ईस्वी में। और गडकरी क्या होते हैं, यह भी होते हैं ये होते हैं मराठा के सैनिक होते हैं, लेकिन ये पैदल सैनिक होते हैं। ये दुर्ग किले में जो सैनिक तैनात रहते हैं वो होते हैं गडकरी। तो इसमें क्या होता है, गडकरी में भी यही चीज़ आपको देखने को मिलता है कि जो गडकरी होते थे इनको वेतन के रूप में क्या कहता था, दान दिया जाता था। यानी कि मराठा क्षेत्र के जो वंशानुगत सैनिक के रूप में
काम जिसके बदले में इनको कर मुक्त जमीन मिलती थी, फिर इसमें भी कर लगा दिया था। तो इस कारण रामोसी और गडकरी विद्रोह होता है। गडकरी विद्रोह 1844 में होता। सामंतवाड़ी विद्रोह, देखिए सामंतवाड़ी विद्रोह ही एक ऐसा विद्रोह है जो दक्षिण भारत में होता है ना। आपको आप बाद में देखेंगे कि जो सामंतवाड़ी एक और क्षेत्र है जिसके राजा थे चिम्मा भाऊ, वो अलग क्वेश्चन है। सावंतवाड़ी के चिम्मा भाऊ जो 1857 को कोल्हापुर से विद्रोह करते, लेकिन वो 1844 का बात है। तो ये सामंतवादी विद्रोह जो होता है वह अन्ना साहब के अगुआ में होता है। हालांकि और भी नेता होते, लेकिन अन्ना साहब इनमें महत्वपूर्ण सावंतवाड़ी विद्रोह में आता है जो 1844 ईस्वी में होता है, जो क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने खेन सावंत को हटाकर एक ब्रिटिश अधिकारी को नियुक्त कर दिया था वहाँ पर, इसी के कारण होता है। नेक्स्ट देख लीजिएगा 1969 में महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आप पता होगा जब 1857 की क्रांति स्टार्ट होती है, जब उसको समझौतापूर्वक कैनिंग के द्वारा दबा दिया था, उसके बाद 1 नवंबर 1858 ईस्वी को ब्रिटिश की जो महारानी वो घोषणा करती है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधीन जो क्या था, जो अधिकार था वो अपने अंदर में ले लेती है। यानी कि जो परिषद होता था, जो गवर्नर जनरल का चुनाव करता था, वह अधिकार अपने अंदर में ले लेती है। यानी चुनाव का अधिकार अब ब्रिटिश के अधीन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन में रह के वह ब्रिटेन के महारानी के अंदर में चला जाता है। उसके बाद फिर देखेंगे किस तरह से क्या किया जाता है, इसका स्थापना किया जाता है। ये इम्पेरियल शाही, जिसको शाही दरबार भी कहते हैं, इम्पेरियल क्राउन भी कहते हैं, जिसमें राज्यसभा, जिसमें एक राज्य परिषद का स्थापना किया था, राज्यसभा, फिर केंद्रीय विधान परिषद का किया जाता है। जो राज्यसभा होता है उस समय उच्च सदन होता है, केंद्रीय विधान परिषद निम्न सदन होता है। तो फिर बाद में इस तरह से उसमें देखेंगे किस तरह से पहले 2, फिर 4, फिर 12, फिर बढ़ाया जाता है। फिर उसमें कुछ रजवाड़े, कुछ देशी, इस तरह से उसको संख्या बढ़ा बढ़ा के दिया जाता है, फिर वो चुनाव होता है। नेक्स्ट देख लीजिएगा, वो सभी जो है ना, ये 1900 मॉर्ले मिंटो अधिकार 1935 का, वो सभी में बढ़ता जाता है उसका क्षेत्र दायरा। नेक्स्ट देख लीजिएगा 70 में, वो 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सिपाहियों ने इन प्रांतों का चयन किया था। अब बताइए 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने किन सिपाहियों का चयन किया था। अभी चर्चा किए थे ना कि क्योंकि क्या होता, उत्तर प्रदेश, बिहार, मुख्यतः पूर्वी बंगाल, उड़ीसा के, ये सभी उस विद्रोह होता है जिसमें वो काफ़ी भयभीत भी होते हैं और आशंका भी होता है कि इस तरह से दोबारा गलती ना हो, जिसके कारण वो वहाँ के सैनिकों को कम लेने की अपेक्षा गोरखा, सिख और पंजाब के सैनिकों को लेते हैं। क्योंकि आपको पता होगा 1857 की क्रांति में इन लोगों को अंग्रेज अपनी तरफ करने में कामयाब हुआ था और बहादुर शाह के खिलाफ भड़काया भी था कि अगर फिर से बहादुर शाह का क्या आ जाता, शासन आ जाता है, तो सिखों और हिंदुओं को कत्ल किया जाएगा, शोषण किया जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन्हीं ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ पर अपना जीवन खोया था। तो देखिए जो लखनऊ में होता, सबसे पहले तो हैवलॉक की याद आती है, क्योंकि उस समय वो हैवलॉक लखनऊ में होता। हमने देखा कि किस तरह से 3 बार आक्रमण करने के बाद 2 बार तो हिम्मत नहीं होता, एक बार वो आक्रमण करता है, फिर उसको अंत में एक और विद्रोही जो आ जाता है, सैनिक आ जाता है, विद्रोही आ जाता है, उसको घेर लेता है, तो उसके कारण अंडरग्राउंड होना पड़ता है। उसके बाद फिर उनको 24 सितंबर 1858 ईस्वी को क्या हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। किनकी, हैवलॉक हो जाती है। उसके बाद जनरल नील का भी मृत्यु हो जाता है। जनरल नील भी काफ़ी कट्टर था, मतलब ये कहिए कि जहाँ पर बीबी गिरी कांड हुआ था ना, उस बीबी गिरी कांड पर एक बरगद का पेड़ होता है, वहाँ पर लगभग 150 को भारतीयों को लटका लटका को वहाँ फांसी देता है। और बीबी गिरी कांड में मतलब वहाँ पर जो खून जमता है भारतीयों से ही साफ करवा दिया जाता था, और जो साफ नहीं करता था कोड़े से मार करता था। इतना क्रूर ये किया था। हालांकि इसका भी इस युद्ध में मृत्यु हो जाता है। फिर सर हेनरी लॉरेंस जो सैनिक विद्रोह का कर संबोधन किया था, है ना, इसकी भी, इन तीनों की मृत्यु 2, 3, 4 हो जाता है, जो लखनऊ में अपना जीवन खो देते हैं। नेक्स्ट देख लीजिएगा, आधुनिक इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह और स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, याद करिए, स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कौन, बी.डी. सावरकर। याद करिए जब बी.डी. सावरकर क्या होते हैं, लंदन में होते हैं, तो 10 मई 1907 ईस्वी को वह क्या करते हैं, इंडिया हाउस लंदन में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जयंती मनाते हैं। और उसमें अपने भाषण में वो क्या करते हैं, प्रमाणों के साथ 1857 के क्रांति को, 1857 के संग्राम को वह क्या करते हैं, वह बताते हैं कि यह गदर नहीं था, अपितु वह भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम था। वह बी.डी. सावरकर के द्वारा कहा था। आर.सी. मजूमदार ना ही राष्ट्रीय, ना ही विद्रोह, ना ही राष्ट्रीय, ना ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का संबोधन किया। एस.एन. सेन 1857 उन्होंने बताया। इन्होंने यह भी बताया था किस तरह से यह जो है क्रांतीय सैनिक विद्रोह के रूप में स्टार्ट होता है, लेकिन अंततः हुआ क्या हो जाता है, स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो जाता है। 73 में देख लिए, 73 में कह रहा है 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है। कौन सा सही नहीं, ऑप्शन ए में पढ़ते हैं, विद्रोह को हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया था। आपको पता होना चाहिए शिक्षित वर्ग इसमें तटस्थ रहते हैं और पूंजीवादी मध्यम वर्ग भी तटस्थ रहते हैं, जिसमें से साहूकार हो गया, जमींदार हो गया। तो यह प्रश्न तो बिल्कुल गलत है। दूसरा में देख लीजिए, विद्रोह में भाग लेने वाले विविध तत्व उनके ब्रिटिश शासन की घृणा के द्वारा एकजुट हुए थे। बिल्कुल सही बात है कि विविध तत्व था, भिन्न भिन्न कारण था, जिसमें से आप देख लीजिए कि जो डलहौजी के द्वारा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, फिर बेरेली की सहायक संधि, ये सभी कारण था जो एक तरह से क्या किया, धीरे धीरे उनको क्या किया, उसके विरुद्ध खड़ा होने का
एक तरह से जड़ मजबूत किया। किसके विरुद्ध में? अंग्रेजों के विरुद्ध में। तो बी भी होगा। सी में है विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता भूमिका को ब्रिटिश अधिकारियों समेत अनेक द्वारा माना गया। बिल्कुल सही बात है। विद्रोह में जो है हिंदू मुस्लिम एकता की भूमिका को ब्रिटिश अधिकारियों समेत अनेक द्वारा माना गया, क्योंकि 1857 की क्रांति में क्या हो गया, हिंदू मुस्लिम दोनों की एकता को देखने को मिला, जिसमें से हम लोगों ने देखा कि इस तरह से वह क्या क्या कर पाया, सांप्रदायिकता को खेल को निभा नहीं पाया। आंशिक रूप से जरूर खेला, जिसमें गोरखा सिख मराठा को वो अलग कर पाया, लेकिन कारण क्या था अलग नहीं हो पाने की? क्योंकि जो चर्बी का इस्तेमाल किया है सुअर और गाय दोनों का था, जो दोनों के धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का काम करता है, वह अंग्रेजों के विरुद्ध करता है, इसलिए इसमें दोनों का समर्थन मिलता, अलग नहीं कर पाता। तीसरा में विद्रोह दक्षिण भारत में बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही बात है। यह भी कारण था कि विद्रोह का संपूर्ण भारत में प्रसारित नहीं हुआ था, दक्षिण भारत में जिसमें मद्रास में तो हुआ ही नहीं था, उसके बाद पूरे संपूर्ण पंजाब में भी नहीं हुआ था। नेक्स्ट देख लीजिए 74 में, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार कौन थे? सरकारी इतिहासकार तो आर सी मजूमदार को नियुक्त किया जाता है, लेकिन क्या हो जाता है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के साथ जो ये संपादकीय नीति का जो बनाया जाता है प्रमुख होते हैं वो आर सी मजूमदार होते हैं। लेकिन जब 1857 की क्रांति में सिपाही विद्रोह पर लिखने की बात आ जाती है, वहाँ पर क्या हो जाता है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के साथ मनमुटाव हो जाता है, जिसके कारण वो सरकारी पद छोड़ देते हैं। और फिर वही पब्लिकेशन आर सी मजूमदार वह 1857 में निकालते हैं, इसमें उन्होंने बताते हैं कि 1857 का जो क्रांति है वो ना ही प्रथम था, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, वह करते हैं। लेकिन फिर उसके बाद आर सी मजूमदार को बनाया जाता है सरकारी इतिहासकार, जो 1857 की क्रांति को बताते हैं कि आरंभ में सैनिक विद्रोह के रूप में उस टाइम हुआ था, लेकिन अंत में स्वतंत्रता संग्राम के रूप में परिणत हो गया। नेक्स्ट देख लीजिए उसके मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? मेरठ में थे, क्योंकि मेरठ ही कहिए ना, क्योंकि 34वीं वो जो 34वीं क्या था, नेटिव इन्फेंट्री जो बटालियन था उसी में सहयोग थे। जिस तरह से हम लोगों ने देखा था किस तरह से वो ड्यूटी कर शाम में 4 बजे आते हैं, फिर उनको खबर फैलती है, मतलब ऐसा बोला जाता है ब्रिटिश अधिकारियों, शायद वो भांग के नशा में उस समय थे, भांग पिए थे। फिर वो बाहर निकलते हैं, अपनी छावनी के अपने बटालियन के सैनिकों को क्या करते हैं, उकसाना स्टार्ट करते हैं। फिर वहाँ से ये पैदल आता है एक ब्रिटिश अधिकारी देखने के लिए आता है, उनसे उनका मुठभेड़ हो जाता है। फिर एक वहाँ से घुड़सवार करके एक अन्य अधिकारी आता है, वहाँ पे भी होती है। जिस तरह से फिर वो कोर्ट मार्शल फिर को क्या था 8 अप्रैल 1958 को उनको फिर मौत की सजा दे दिया जाता है। तो ये था मंगल पांडे के द्वारा 76 में निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम के नेता थे? तो याद करिए 1857 में इलाहाबाद में जो संग्राम का नेता थे वो कौन थे? तो इलाहाबाद का नेतृत्व कौन कर रहे थे? इलाहाबाद का नेतृत्व कर रहे होते हैं मौलवी लियाकत अली कर रहे होते हैं। अब मौलवी लियाकत अली कौन थे? याद करिए मौलवी लियाकत अली के बारे में। ये मौलवी लियाकत अली वही हैं जो क्या किए थे, इलाहाबाद का नेतृत्व व बनारस का नेतृत्व कर रहे होते हैं, है ना। क्योंकि ये देखिए इलाहाबाद अली का ये क्या थे, ईमानदार शिक्षक के रूप में, धार्मिक के रूप में ये अपना योगदान देते हैं। लेकिन अंततः जब यह क्या करते हैं, अंग्रेज़ों के क्रांति में कूदते हैं, तो इनका एक परिवार होता है जो गोलाबारूद से उस समय कूदने के बाद काफ़ी हद तक सहयोग करता है। लेकिन फिर अंततः जो आधुनिक हथियार अंग्रेज़ों की थी उसके सामने टिक नहीं पाते हैं, और मतलब कई अंग्रेज़ों को ये काफ़ी परेशान कर कर रख देते हैं। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि इनका नेतृत्व कहाँ रहा था? मौलवी लियाकत अली का तो नेतृत्व इलाहाबाद व बनारस रहा था। तो ध्यान में रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही। अजीमुल्ला की चर्चा कहाँ हुई थी? अजीमुल्ला की चर्चा हम लोग पहले किए थे। अब अजीमुल्ला कौन था, क्या था? तो वह फतेहपुर से उसका नेतृत्व करता। किस तरह से हम लोग देखेंगे कि नाना साहब ये पेशवा बाजीराव द्वितीय के द्वारा अजीमुल्ला को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है, क्योंकि पहले तो ये गरीब होता है ना। इसकी माँ एक अंग्रेज अधिकारी के यहाँ मतलब काम करने के लिए नौकर के रूप में काम रहता है। फिर वही अंग्रेज अधिकारी इसको पढ़ाता है, उर्दू फारसी कई भाषाओं का ज्ञान हो जाता है। फिर जब इस काफ़ी ज्ञान हो जाने के बाद फिर जब पता चलता है किनको, ये बाजीराव पेशवा को द्वितीय को, तो वो अपने यहाँ रखते हैं। फिर अपने पेंशन के सिलसिले में, क्योंकि उसका पेंशन बंद कर था तो इंग्लैंड भेजते, इंग्लैंड जाते हैं। बोला जाता है इंग्लैंड जाने के बाद वो वहाँ के जो प्रधानमंत्री होते हैं उनके कजिन से भी मिलते हैं, महिलाओं से उनका काफ़ी बड़े बड़े महिलाओं से मिलने के बाद होता है। फिर तुर्की भी जाते हैं, वहाँ से एक मशीन भी, प्रिंटिंग मशीन भी लाते हैं अजीमुल्ला, जो मतलब बोला जाता है 1857 की क्रांति को पैम्पलेट छापने में काफ़ी अहम योगदान निभाता है। तो इस तरह से 1857 के संग्राम के जो और नेता थे, नाना साहब की भी चर्चा पहले हो ही चुकी है। नानी साहब किस तरह से कानपुर से नेतृत्व करते हैं, सैनिकों का नेतृत्व तात्या के टोपे को देते हैं, कालपी और इलाहाबाद ग्वालियर का काफ़ी अच्छे से नेतृत्व करता है। तो ये था 1857 की क्रांति का कारण था, क्यों स्टार्ट हुआ, क्या असफल होने का कारण क्या था, क्या परिणाम हुआ, उन सभी पे हम बिंदुओं पे हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की है। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा। तो अब हम लोग किसी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आपको यह क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर सजेस्ट करें।